नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टडी हब पर। आशा करता हूँ कि महामारी के इस दौर में आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले गाइज हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1600 ईस्वी के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज ट्रेडर इंडिया के अंदर आती है और धीरे धीरे वो ट्रेडर से पॉलिटिकल बॉडी बनने लगी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो एक पॉलिटिकल बॉडी बनकर गवर्न करने लगती है और फिर होता है उसका तांडव शुरू। वह मन चाहे रेवेन्यू वसूल करती है, मन चाहे कर लगाते किसानों पर, जमींदारों पर, सब पे नवाब को कठपुतली बनाती हैं, तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखकर क्राउन को लगता है कि अगर ऐसे चलता रहे ना तो हम जहाँ सिमेटिक इंडिया में टिक नहीं पाएंगे, और इसीलिए वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? The Regulating Act of 1773 was passed by the British Parliament to control the territories of the East India Company, majorly in Bengal. तो गाइज सबसे पहले जैसे नाम से पता चलता है कि रेगुलेटिंग यानी कि रेगुलेट करने के लिए भेजा था इस एक्ट को, और जैसे स्लाइड में दिख रहा है ड्यू टू मिस गवर्नमेंट, यानी कि गाइज यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था। कंपनी के जो ऑफिशियल लोग थे वो सेल्फिश हो गए थे बहुत ज़्यादा, कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने की छोड़कर वो अब अपना घर बनने लगे थे, खुद अमीर बनने लगे थे। जैसे जब क्राउन ने उसको चार्टर एक्ट दिया और मोनोपोली दी ट्रेड की, तो कुछ तो फ़ायदा गवर्नमेंट का भी होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट को हर साल 4 लाख पाउंड कंपनी देती थी रेवेन्यू के रूप में, और 1668 तक बिल्कुल बैंकक्रप्टी की कगार पे पहुंच गई ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल भिखारी हो चुकी थी, कंपनी के पास खजाने में कोई भी पैसे वगैरह नहीं थे। जैसे मैंने बताया था कि जो कंपनी थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, और 1768 के दौरान कंपनी के बिल्कुल भिखारी होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। उल्टा देने की बजाय उसने 1772 में 1 मिलियन पाउंड्स का क्राउन से लोन मांग लिया। तो क्राउन ने देखा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब ये लोन मांगने के, बैंकक्रप्टी तक पहुंचने के रीजन देखने क्या क्या। पहला रीजन तो ये था गाइस कि कंपनी के अंदर करप्शन बढ़ने बहुत ज़्यादा लगे था, और साथ ही निपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद। और मतलब कंपनी के जो ऑफिशियल थे वे कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय खुद ज़्यादा अपना फ़ायदा पहुंचाने लगे, खुद का घर ज़्यादा बनाने लगे, खुद अमीर बनने लगे। तो फर्स्ट रीज़न तो यही था कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेकंड रीज़न देखते हैं गाइस, सेकंड रीज़न ये था बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स अपने हासिल कर लिए थे, और इसमें ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाया, यानी कि रेवेन्यू तो आप वसूलते थे और रख रखाव सारा काम निज़ाम का होता था। रेवेन्यू सारा कंपनी कलेक्ट करती और जुडिशियल एंड पॉलिसी मेकिंग के काम निज़ाम के होते। और तीसरा कारण था गाइज, बंगाल में बहुत ज़्यादा भूखमरी फैल गई थी और किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स कंपनी ने लगा दिया था। इससे भी कंपनी के ट्रेड के ऊपर काफ़ी नुकसान हुआ। नेक्स्ट रीज़न इज लॉलेसनेस इंक्रीज होने लगी थी बंगाल के अंदर, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था, रेवेन्यू मनचाह ले रहे थे, तो इससे लॉलेसनेस, लॉ का कोई सिस्टम नहीं रहा बंगाल के अंदर। वन मोर गाइज, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1766 से 1769 तक चला, इसमें भले ही कोई रिजल्ट नहीं रहा हो, लेकिन कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया था। प्रोविजन देखते गाइज, अब अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर जनरल अलॉन्ग विद 4 काउंसलर्स। गाइज बंगाल के जो गवर्नर थे उसको चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। इसके में 4 काउंसलर्स की एक कमेटी बिठाई साथ में उसके, और इसे बोला गया गवर्नर जनरल की काउंसिल। वॉरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को सबॉर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, यानी कि जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। The company directors were elected for a period of 5 years and 1/4 of them were to retire every year. Also, they could not be re-elected. जो डायरेक्टर थे कंपनी के उनको 5 साल के लिए चुना जाने लगा, और प्रत्येक साल उनमें से 1/4 यानी कि 1/4 रिटायर होने लगे, और जो रिटायर हो चुके थे वे दोबारा से री-इलेक्टेड भी नहीं हो सकते थे। एक और प्रमुख कार्य ये हुआ गाइज कि कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया था, और सर एल्जा इम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे, एंड साथ ही 3 अदर जजेस को भी अपॉइंट किया था।
आज हम अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करते गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।